अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी राइटर और नरेटर अनायजा बदरी, और हमेशा की तरह आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल.com पे। सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत ज्यादा मादत खा हूँ। इस बार एपिसोड देने में मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी है, लेकिन आज की ये एपिसोड पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप मेरी मादत को कबूल कर लेंगे। हमने जी नॉवल की लास्ट एपिसोड जो कि बहुत टाइम के बाद मैंने अपलोड की है, उसका रीज़न ये है कि मैं इस लास्ट एपिसोड को बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं एपिसोड की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के बहुत अमेजिंग नॉवल मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। हम बार-बार मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं नॉवल की जानिब। वो इस वक़्त कमरे में लेटी हुई थी, आँखें छत पे जमी हुई थीं, दोनों हाथ वो पेट पे रखे हुए थे। कुछ देर पहले लेडी डॉक्टर उसका मायना करके जा चुकी थीं, वो माँ बनने वाली थी। ये कैसे अल्फाज थे, ये उसे आज से पहले नहीं पता था। उनकी तासीर कितनी मीठी थी, उसका बच्चा, उसका अपना बच्चा। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों में नमी आ गई थी। ये अल्फाज बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वो शख्स बहुत जालिम था। हमेशा से ही वो ऐसा ही था, गहरे घाव लगाता और फिर खुद ही मरहम रखता। लेकिन इस बार दिल बहुत शिद्दत से टूटा था। वो उसका शोहर था, उसका महबूब था, जो अब दिलो जान से अजीज हो गया था। उसकी गुर्बत उसका नशा था। वो कम उम्र कम सिन थी जब वो उसकी जिंदगी में गलती से दाखिल हो गई। उसके साथ ने उसे महज 18 साल की उम्र में ही मैच्योर कर दिया था। वो जो बेरहम जालिम था, उसके दिए गए जख्म कब उसे अजीज लगने लगे, इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ। और अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब जब लगता कि अब सब ठीक होने लगा है, तभी उसकी जिंदगी में कोई तूफान आ जाता। उसे वो दिन याद था जब वो लोग उसे जबरदस्ती निकाह करने पर मजबूर कर रहे थे। उसने कबूल है नहीं कहा, ना ही कारी साहब के पीछे वो मुतबरक अल्फाज दोहराए। तो कारी साहब ने निकाह करवाने से इनकार कर दिया था। फिर उसे कितना मारा था उन जालिमों ने, और सफेद कागज पे उसके अंगूठे के जबरदस्ती निशान लगाए गए। इस तरह निकाह कैसे हो सकता था भला? ये तो मुमकिन ही नहीं था। भला ऐसे भी कोई निकाह होता है? वो उसे जबरदस्ती उस घटिया शख्स के साथ भेज रहे थे। जब वो उनसे जान बचाती रास्ता खो गई और आर्यन की जिंदगी में गलती से दाखिल हो गई, और आर्यन के साथ वो उस रिश्ते में बंध गई जिससे बचने की खातिर वो कहाँ कहाँ से भागी थी। बाबा कितने परेशान थे उसके माँ बनने की खबर पर भी। उनके चेहरे पे कोई खुशी देखने को नहीं मिली थी। वो उससे सारी बात पूछ के गए थे। वो किसी मौलवी या आलिम से इस बारे में बात करके आते हैं। शायद वो आ गए हों। वो आर्यन से दूर नहीं रह सकते थे, और अब ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं। वो ना सिर्फ उसका शोहर था बल्कि उसके बच्चे का बाप भी था। ये सोच आते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पे आ गई थी। वो पैर नीचे उतारती, कालीन पे रखती, बेड से उतरी थी। स्याह सिल्की बाल किसी आबशार की तरह उसकी कमर पर बिखर गए थे। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई थी, प्यार से पेट पे हाथ फेरती वो खुद को देख रही थी। लंबी सराहीदार गर्दन और जरखेज सीने पर अब भी उस सितमगर के छोड़े हुए निशान मौजूद थे। ड्रेसिंग मिरर में वो पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। ये कमरा बहुत प्यारा था, लाइट पिंक और लाइट ब्लू कलर की थीम के साथ। लेकिन उसे सिकंदर विलाह में आर्यन का स्याह और सफेद रंग की थीम का वो बेडरूम याद था, जो यहाँ आने से पहले आर्यन ने ही उसे दिखाया था। वो जल्द अज जल्द उस बेडरूम में जाना चाहती थी। उसे आर्यन को ये खुशखबरी बतानी थी, लेकिन इससे पहले उसे बाबा के जवाब का इंतजार था। वो फ्रेश होने के लिए कपड़े लेती वॉशरूम में एहतियात से चलते हुए दाखिल हुई। अब उसके पास एक बेशकीमती खजाना था जिसकी हिफाजत उसे करनी थी। वॉशरूम में लगे वॉल मिरर के सामने वो अपने जिस्म को कपड़ों की कैद से आजाद करती देख रही थी।
उसके सीने पे मौजूद उबारों के गिरद और सितमगर के काटने के निशान मौजूद थे। उबारों पे लगे गुलाबी निशान जख्म होने की वजह से हल्के ब्राउन लग रहे थे। उसके पेट पे, टांगों पे और टांगों के दरमियान मौजूद हिस्से पर नजर गई। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। कुछ खूबसूरत लम्हात याद आ गए थे। वो किसी भी जगह अपने लब रखने से पहले जरा भी हिचकिचाता नहीं था। वो मुस्कुराती बाथटब की तरफ बढ़ गई। आहिस्ता आहिस्ता उसका बदन पानी में भीगता जा रहा था और वो और भी हसीन लग रही थी। आंखें बंद करती वो पानी की ठंडक को महसूस करने लगी। क्या पता चला? जरीन और आर्यान की शादी अब भी कायम ही है ना? मिसेस नोरीन अफंदी परेशानी से पूछ रही थी, जबकि उनके आखिरी जुमले के सुनते ही इर्तिजा अफंदी के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। नोरीन अफंदी को भी अपने बोलने गए जुमले का एहसास हो गया था। इर्तिजा अफंदी अभी कुछ देर पहले ही घर लौटे थे। वो उनको चाय देती उनसे पूछ रही थी, जबकि उनकी इस बात पर इर्तिजा ने उनकी तरफ घूर कर देखा था। मिसेस नोरीन भी इग्नोर कर चुकी थी। इब्तिदा की सोच गलत थी, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। इसलिए अब से वो ऐसे ही जुमले बोला करेंगी। वो भी सोच चुकी थी। हाँ, कायम है और यही सबसे बड़ा मसला है। इस नकली निकाहनामे की कोई हैसियत नहीं है, ना शरई तरीके में और ना कानूनी तरीके में। क्योंकि जरीन ने कबूल है नहीं कहा, ना ही कलमात पढ़े हैं, इसलिए शरीयत इस निकाह को नहीं मानती। और ज़रीन के अंगूठे का निशान भी उन्होंने एक कोरे कागज पे लिए हैं। निकाहनामा बाद में बनवाया गया है। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज़रीन कबूल है कहने से इनकार करेगी, इसलिए पहले वो निकाहनामा नहीं बनवा सके और सफेद कोरे कागज पे उन अंगूठे का निशान लगवा लिया। कानूनी तौर पर भी इसकी कोई हैसियत नहीं। मैं कल ही उन हरामजादों से मिलने जाता हूँ जो शोहर होने का दावा करता है। उसे पैसों से डील करूंगा, नहीं तो कानूनी तौर पर एक तलाकनामा बनवाकर उसके उस हरामजादे का अंगूठा लगवा लूंगा। फिर मैं अपनी बेटी की शादी दोबारा कर लूंगा। इर्तिजा अफंदी इत्मीनान से कहते चाय के घूंट भर रहे थे, जबकि मिसेस नूरीन के सर पर जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो। वो हैरानगी से इर्तिजा को देख रही थी। इर्तिजा, शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी बेटी शादीशुदा है, आर्यान की बीवी है और अब उसके बच्चे की। बस, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। मैं सोच चुका हूँ, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। एक बार मैं इस नकली निकाहनामे का मामला हल कर लूं, फिर इस आर्यान और इस बच्चे से भी जान छुड़वा लूंगा। इर्तिजा अफंदी मिसेस नूरीन की बात काटते ही गुस्से से बोले थे, जबकि नूरीन अफंदी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उन्हें रोके। उन्होंने खामोश होना ही बेहतर समझा। उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा था, वो सोच चुकी थी उन्हें क्या करना है। इर्तिजा अफंदी सर तिरकता कहते कमरे में जा चुके थे, जबकि मिसेस अफंदी अपना मोबाइल पकड़ती टेक्स्ट में किसी का नंबर तलाश कर रही थी। मतलूबा नंबर मिल जाने पर वो कॉल मिला चुकी थी। 2 से 3 बेल के जाने के बाद ही फोन उठा लिया गया था। स्पीकर से जानी पहचानी आवाज गूंजी थी। हेलो ज़ारा, कैसी हैं आप? मिसेस नूरीन ज़ारा सिकंदर खान से बात कर रही थी। उस वक़्त मिसेस ज़ारा ही इस वक़्त मिसेस ज़ारा ही वो बाहर शख्स थी जो उनकी बात को समझ सकती थी। वो उनसे बात करती बाहर लॉन की तरफ बढ़ गई थी। वो आहिस्ता आवाज़ में बात करती जा रही थी। उ उन्हें ज़रीन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। आर्यान की आँखों में वो उसके लिए बेहद मोहब्बत देख चुकी थी, जिसकी परछाई उन्हें ज़रीन की आँखों में भी नज़र आती थी।
چھوٹا سا اپارٹمنٹ پھر سے آباد ہو گیا تھا، جو کافی عرصے سے لاکڈ تھا کیونکہ گھر کے مکین نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ اپارٹمنٹ کی دیواریں تصویروں سے بھری ہوئی تھیں، ہنستے مسکراتے چہرے جنہیں دیکھ کے ہی لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کچھ تصویریں نیچے فرش پہ بھی گری تھیں۔ آئزہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی، ایک نظر اپارٹمنٹ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا گھر تھا یہ۔ پیچھے ولید عثمان کا سہارا لیتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں پہ چوٹیں آئی تھیں، جن کی وجہ سے ابھی وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا تھا۔ ان ظالموں نے بری طرح مارا تھا اسے۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر گہری ضربیں لگائی تھیں۔ عثمان اور شانزے کی اصرار کے باوجود بھی وہ ان کے گھر نہیں رکے تھے۔ عائزہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ عثمان نے اپارٹمنٹ کی صفائی کروا دی تھی، لیکن پھر بھی عائزہ کو بہت سی چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں وہ دونوں شادی کرتے ہی آ گئے تھے۔ عثمان نے ان دونوں کو اپنا یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ دیا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم، اوپن کچن اور چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ عائزہ سارے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے لمحات گھومنے لگے، ان کی غربت کے لمحات۔ وہ چلتے ڈریسنگ مرر کے سامنے آ گئی۔ اسے یاد تھا مرر کے سامنے ولی نے کس طرح اس کے جسم کے ہر حصے کو نچوڑ ڈالا تھا۔ وہ بیڈ وہ بیڈ پہ آ کے بیٹھی تھی۔ اس اس بیڈ پہ وہ سو نہیں پائی تھی، کیونکہ ولی ساری رات اسے سونے دیتا ہی نہیں تھا۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کامران سامان رکھ رہا تھا۔ عثمان اور کامران انہیں یہاں چھوڑنے آئے تھے۔ عائزہ کی نظر سامنے رکھے بڑے صوفے پہ گئی۔ یہ وہی صوفہ تھا جس پہ ان دونوں کے جسم پہلی دفعہ ایک ہوئے تھے۔ وہ دونوں شادی کرتے ہی اتنے بےتاب تھے کہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی صوفے پہ گرتے ایک دو جسم ایک جان ہو گئے تھے۔ وہ لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ صوفے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر ولی پہ گئی۔ وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ان کی نظریں ایک دوسرے کو وہ لمحات کی یاد دلا رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی وہ لمحات محسوس کر رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ولی کے ساتھ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ کامران سامان سیٹ کر رہا تھا۔ عثمان نے ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھا تو اٹھ کر کامران کے پیچھے چلا گیا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں گم ہو گئے تھے۔ زمانی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی۔ کامران، تم نے آریان کو بتا دیا ہے کہ میں ولی اور عائزہ کو یہاں لے آیا ہوں؟ عثمان اس کے ساتھ کام کروا رہا تھا۔ جی، فون تو انہوں نے اٹھایا نہیں، اس لیے میسج کر دیا تھا، اس کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا۔ کامران کچن کی وائرنگ اور گیس لائن چیک کر رہا تھا۔ اچھا، کبھی وہ ایسا کرتا تو نہیں ہے، لیکن شاید کہیں مصروف ہو۔ آج کل بات بھی کم ہی کرتا ہے۔ سارا بزنس وہی تو سنبھال رہا ہے۔ اس کے ڈیڈ تو بیمار ہے۔ عثمان سٹول پکڑے کھڑا تھا، جبکہ کامران سٹول پہ کھڑا وائرنگ چیک کر رہا تھا۔ تبھی کامران کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ نیچے اترتا چیک کرنے لگا تھا۔ فون آریان کا ہی تھا۔ وہ دونوں ہی الرٹ ہو گئے تھے۔ وہ کال اٹھا چکا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ آرڈر دے رہا تھا۔ 2 منٹ بعد کال بند ہو چکی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ عثمان بےتابی سے بولا۔ کسی کو پکڑ کر فارم ہاؤس لے کر آنا ہے۔ ایڈریس اور نام سینڈ کیا ہے۔ کامران موبائل پہ دیکھتا بولا تھا۔ کیا؟ اس نے ایسے کہا؟ واقعی میں یا مذاق کر رہے ہو؟ عثمان اس کی بات سنتا حیران ہو گیا تھا۔ کسی کو فارم ہاؤس تو آریان صرف تب ہی منگواتا تھا جب اس کا کام ختم کرنا ہوتا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جب سے زرین اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اور اب ایسا کیا ہوا تھا جو ایک بار پھر وہ مافیا کے روپ میں آ چکا تھا؟ پتہ نہیں کون ہے یہ شخص، عثمان تصویر دیکھتا کہہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک اور میسج دیا ہے آپ کے لیے، کامران عثمان سے کہہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ عثمان نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آریان سر کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کا کریمنل ریکارڈ ڈھونڈا جائے،
ना, मेरे तो खुद से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड डाल दें और एफआईआर 2 दिन पहले की डाल दें। आज तो उस्मान को शौक पे शौक लग रहे थे। बहुत अरसे बाद ये वाला आर्यन वापस आ गया था, उसका जिगरी यार। ठीक है, अब जो कहा है करो। उस्मान कामरान को कहता बाहर निकल गया था। पीछे वो भी बाहर आ गया था। किचन का काम हो गया था, अब वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। पीछे उस्मान भी कामरान के पीछे ही हो लिया था। अब न जाने आर्यन क्या करने जा रहा था, लेकिन वो उसका साथ जरूर देंगे। ज़ारा, तुम क्या करती फिर रही हो अब? सिकंदर साहब तैयार हुए कमरे से बाहर निकले थे। आप कहीं जा रहे हैं? सिकंदर, अभी वो पकड़े नहीं गए जिन्होंने आप पे गोली चलाई थी। अभी आप बाहर। ज़ारा, मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या करती फिर रही हो? वो उनकी बात काटते सख्ती से बोले थे। कुछ नहीं, क्या करूंगी मैं? बस दोस्तों का फोन आ गया था, वही सुन रही थी। लेकिन आप कहीं। ज़रीन माँ बनने वाली है, मतलब हमारा पोता आने वाला है। तो हम ज़रीन को अब इर्तिजा के घर से ले आते हैं, कल ही रिसेप्शन पार्टी दे देते हैं। मिसेस ज़ारा का मुंह खुले का खुला ही रह गया था। मतलब वो जो नोरीना फंदी से बात कर रही थी वो सुन चुके थे। सिकंदर, आप मेरी बातें सुन रहे थे क्या? ज़ारा, तुम क्या समझती हो खुद को? तुम हमेशा मुझसे बातें छुपाकर क्या साबित करना चाहती हो? पहले भी सारा तमाशा तुम्हारा लगाया हुआ था। जो आर्यन इर्तिजा से इतना बदजन है। तुमने जरीन और इर्तिजा के रिश्ते को एक तमाशे के साथ खोला है, जो सुकून से भी हो सकता था। मुझे बताया तो होता। और अब। सिकंदर, आप मुझे ही हमेशा गलत समझते हैं। मैं तो ये सब ठीक करना चाहती थी, सिर्फ आपको परेशान। मिसेस ज़ारा भी बोलने लगी थी। तो मुझे परेशान ना करते करते सारी दुनिया को परेशान कर दो। तुम्हारी काबिलियत का मुझसे बेहतर किसको इल्म होगा? लेकिन इब्तिदा को जो भी मसला है, आर्यन से या हमसे, वो अब मैं खुद देख लूंगा। तुम किसी बात में अब नहीं बोलोगी। अब तक तुम्हारी वजह से। आप क्या समझते हैं मुझे? सिकंदर, इर्तिजा आपके बेटे को इतनी बातें सुनाता है, उसे जेल में बंद करने की धमकियां लगाता है। उसने जरीन को अगवा किया और पता नहीं क्या कुछ हुआ। मुझे क्या मालूम, लेकिन इर्तिजा। मिसेस ज़ारा भी अब सारे पर्दे गिराए बोल रही थी। इर्तिजा इर्तिजा करके तुमने कभी ना घर पे तवज्जो दी, ना अपने बेटे पे। पता नहीं कहाँ से वो इन गंदी आदतों में चला गया। ड्राइंग रूम में वो दोनों एक बार फिर से झगड़ा शुरू कर चुके थे। हर बात का मुझे इल्जाम क्यों देते हैं आप? आपकी सियासी सरगर्मियों की वजह से मेरा बेटा इस सब में शामिल हुआ। बिजनेस हो, आपकी पार्टी की बातें हो, हर चीज को वो संभालता है। आप क्या समझते हैं उसको? मिसेस ज़ारा की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। ज़ारा, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूँ कि तैयार हो जाओ। हम अभी इर्तिजा की तरफ जा रहे हैं। अब वहां क्या करेंगे जाकर? पहले मुझे आप एक बार ज़रीन से बात कर लेने दें। सिकंदर, जल्दबाजी ना करें। जिंदगी तो उन दोनों ने गुजारनी है। मैं नौरीन से बात कर चुकी हूँ। ज़रीन से मिलकर मैं उसका फैसला जान लूं एक दफा। मिसेस सारा नरम पड़ती सिकंदर साहब के कंधे दबाती अपनी बात उनके कानों में उतार रही थी। ठीक है, जाओ तुम। वो कह चुके थे। मिसेस ज़ारा सुनते ही अंदर चली गई थी, जबकि सिकंदर साहब सोच चुके थे कि उन्हें इर्तिजा से तो मिलना ही था हर हाल में। दूर कहीं डूबता हुआ सूरज आसमान को सुर्ख कर गया था। परिंदे झुंड की सूरत में वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। ऐसे में फार्म हाउस की छत पे खड़ा वो सिगरेट के कश लगाता इर्द गिर्द देख रहा था। ब्लैक हुडी और ब्लैक लूज ट्राउजर पहने वो इर्द गिर्द देख रहा था। फार्म हाउस के इर्द गिर्द कोई घर या फार्म हाउस नहीं था, क्योंकि आबादी से हट के बनाया गया था। सामने दरख्तों का झुंड था, तो पीछे की तरफ नाहमवार जमीन, जहां न जाने किस किस्म की झाड़ियां उगी हुई थीं। यही जगह थी जहां वो उस दुश्मने जान से पहली बार मिला था। किस तरह वो उसकी जिंदगी में किसी तूफान की तरह आई थी। उसका काम इस तरह का था कि वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था। उसका फार्म हाउस आना
किसी दुश्मन की चाल भी तो हो सकती थी। ब्राउन बाल माथे पे बिखरे हुए थे। सफेद रंगत एक ही दिन में कमलाई हुई लग रही थी। आज का दिन अब तक का बुरा दिन था। जरीन उससे दूर थी और वो अभी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इर्तिजा जरीन का बाप था, वो क्या कर लेता उसका, लेकिन वो किसी और का तो कुछ कर सकता था ना। तभी सामने से दो गाड़ियां आके रुकी। वो नीचे देखता तंसिया मुस्कुराया था। अब वो सीढ़ियां उतरता नीचे जा रहा था। कोई भी शख्स जो उसकी बीवी के बारे में बात करेगा, उसको वो अबरत बना देगा, ये तो तय था। एक बार फिर वही कमरा जहां आज से कुछ माह पहले जरीन को उसने पहली दफा देखा था, जब वो किसी और घटिया शख्स को उसकी औकात बता रहा था। वो अपनी मखसूस जगह पे आके बैठ चुका था। उस्मान अपने साथ लाए गए शख्स को उसके पैरों में फेंक चुका था, जबकि कामरान और वो शराब के गिलास उठा चुके थे। वो जानते थे अब क्या होने वाला है। क्यों? तुम निकाहनामा साथ लाए हो आज या नहीं? सामने बैठे शख्स को बालों से पकड़ता वो झुका कह रहा था। देखो, मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे मेरी बीवी दे दो, मैं चला जाता हूँ। पता नहीं, शायद उस्मान की मार में दम नहीं था, या उस्मान ने ये काम आर्यान के लिए छोड़ दिया था, जो वो अभी भी अपनी डटाई पर कायम था। आर्यान एक गुस्से भरी नजर कामरान और उस्मान पे डालता उठा था। देखो, तुम नहीं जानते मुझे। मैं आगे के लफ्ज दम तोड़ गए थे, क्योंकि आर्यान खड़ा होते ही पीछे मुड़ता जोरदार मुक्का उसके जबड़े पे मार चुका था। वो जो बैठा बोल रहा था फर्श पे डह गया था। पता नहीं कितने दांत उसके फर्श पे पड़े थे। मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें खौफ से फट गई थीं। अभी वो कुछ और कहता कि वो पे दर पे मुक्कों और लातों से उसके होश ठिकाने लगा रहा था। इस वक्त ड्राइंग रूम का मंजर बेहद खौफनाक था। कोई आम शख्स देखता तो बेहोश हो जाता, लेकिन सामने कामरान और उस्मान थे। वो तो आदी थे। वो भी ये सब देखकर घबरा रहे थे। इस बार आर्यान पहले से भी ज्यादा बेरहम हुआ था। क्यों कमीने, इन्हीं हाथों से तो मेरी बीवी को मारता था। क्या लगेगा तुझे अगर मैं ये हाथ ही तोड़ दूं? वो गराया था। मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं नहीं, उसे अब पता चला था कि उसने गलत शख्स से पंगा ले लिया था। अच्छा, छोड़ दूं तुम्हें? क्यों? तुझे निकाहनामे की शराइत नहीं पूरी करनी साले? एक दफा फिर वो उसके बालों से पकड़ता उसका चेहरा नजदीक किया, चबा चबा के बोला था। नहीं कोई न, नहीं कोई निकाह नहीं किया मैंने, प्लीज। वो झूठा था, नकली था, असली नहीं था। मैंने झूठ बोला था, झूठ। झूठा हूं मैं, झूठा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। आर्यन को दूर से बेल्ट पकड़े खड़ा देखकर वो घबरा कर अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा था। इतनी जल्दी नहीं, अभी इतनी जल्दी तंग आ गए तो मेरी मेहमान नवाजी से? अभी तो इश्क के इम्तिहान बाकी हैं। ड्राइंग रूम की दरो दीवार उसकी चीखों से हिल गई थी, क्योंकि चमड़े का बेल्ट जोरदार अंदाज में उसकी कमर को खूनो खून कर गया था। वो चीख रहा था, भीख मांग रहा था, लेकिन वो बेल्ट से उसके बखिए उधेड़ रहा था। आर्यान, आर्यान, बस काफी है इतना। उस्मान देखकर घबरा गया था, क्योंकि उसे कत्ल नहीं करना था, सिर्फ ये उगलवाना था। वो उगल चुका था, निकाहनामा नकली था। वो वहीं बैठा उसे आवाजें दे रहा था, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। आर्यान का जुनून देखकर वो इस कदर डर चुका था कि उसके पास भी नहीं जा रहा था। यही है ना वो उंगलियां जिनसे तो मेरी बीवी को हाथ लगाता था? यही है ना वो गलीज हाथ? बेल्ट पहनता वो अपने जोगर से उसकी उंगलियां मसल रहा था, जिसपे वो चीख रहा था। फिक्र ना करो, तुम्हारे अंगूठे सलामत रहेंगे, क्योंकि अभी मुझे इनकी जरूरत है। वो एक ठोकर मारता उसके सोफे पे बैठ चुका था और सामने रखी शराब की बोतल को मुंह लगा चुका था, जबकि गार्ड उसको फर्श से उठाकर कुर्सी पे बांध रहे थे। वो नीम बेहोश था। हर चीज में शिद्दत पसंद था, जुनूनी था वो। चाहे वो जज्बा मोहब्बत का हो या नफरत का, वो शिद्दत पे जाके करता था। मॉम, हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरे पास पहले ही बहुत सारे ड्रेसेस हैं।
आर्यन मेरे लिए कपड़े, जूते और सारी चीजें ऑर्डर करते रहते हैं। ज़रीन साथ चलती नौरीना फंदी से कह रही थी। वो दोनों इस वक्त शॉपिंग मॉल में थी। मेरी जान, मैं तुम्हें बाहर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम खुद देखो, ये सब सीखो कैसे शॉपिंग करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, थोड़ा स्टाइलिश बन के रहा करो। लेकिन मॉम, जो चीजें आर्यन ने मेरे लिए मंगवाई हैं वो भी मुझे पे अच्छी लगती हैं। वो नौरीना फंदी की बात सुनकर अकताई हुई बोली थी। यहाँ इतनी भीड़ थी, वो कहाँ कभी निकली थी ऐसी जगहों पे। शाम का वक्त था, सारे मॉल पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत कि हर लिबास मेरी बेटी पे जचता है। लेकिन तुमने आर्यन की माँ को देखा, ज़ारा सिकंदर को देखा है ना, कैसे मेंटेन रहती है वो। मिसेस नोरीन ने एक नजर उसकी तरफ देखा जो स्याह फ्रॉक में सर पे दुपट्टा जमाए उनके साथ चल रही थी। बारीक दुपट्टा बार बार खिसक के उतर जाता था। उसके हसीन चेहरे पे अलग ही खूबसूरती थी। शायद माँ बनने का एहसास हर औरत को हसीन बना देता था। मॉम, वो तो है ही इतनी खूबसूरत, उनकी तरफ एक बार देखो तो इंसान बार बार देखता है। वो मिसेस ज़ारा के बारे में सुनते ही शुरू हो गई थी। हाँ, ऐसा नहीं है। वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वो खुद पे मेहनत करती है। तुम्हें क्या पता हो, ये जो शॉप है ना सामने, ज़ारा इसी ब्रांड की ड्रेसेस पहनती है। नौरीन अफंदी उसे लिए शॉप में चली आई थी। वो दोनों अपने ड्रेसेस के बिल दे रही थी कि अचानक से मिसेस ज़ारा सिकंदर उन्हें नजर आ गई। सफेद टॉप पहने, खुले बालों पे स्याह चश्मा अटकाए हुए वो सामने ही थी। अरे ज़ारा, तुम यहाँ? नोरीना फंदी मिसेस ज़ारा को देखते ही मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ी थी। ज़रीन भी उनको देख चुकी थी, वो उनके पीछे ही तो थी। अभी वो उनकी तरफ बढ़ी ही थी कि कोई शख्स उसके बाजू से टकराता आगे निकल गया था। वो गिरते गिरते बची थी। अरे, मेरी बेटी भी यही है। ज़ारा नूरीन अफंदी के गाल से गाल मिलाती उसे देखती गले लगा चुकी थी। वो उसे देखकर खुश थीं, उससे अच्छे से मिल रही थीं। उसकी क्या मजाल थी कि वो उनसे अच्छे से ना मिलती। वो आर्यन की माँ थी और आर्यन उसकी जान था। नैना, तुम मेरी बहू को क्या तब से चला रही हो? तुम तो थका दोगी मेरी नाजुक सी बहू को। आर्यन को पता चल जाए तो मेरी जान को आ जाएगा। उसकी तो जान बसती है जरीन में। ज़ारा नूरीन के कहने पे यहाँ मौजूद थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहाँ जाने पे किसी को एतराज नहीं हो सकता था। ना इर्तजा को, ना आर्यन और सिकंदर साहब का तो मिसेस ज़ारा का कोई डर था ही कब। मिसेस ज़ारा इर्तजा के घर पे ज़रीन से किसी तौर पर बात नहीं कर सकती थी। उन्हें अपने बेटे का मुकदमा खुद लड़ना था। वो ज़रीन का हाथ पकड़े फूड कोर्ट की जानब जा रही थी। वो दोनों बातें कर रही थी और ज़रीन उन्हें सुन रही थी। कभी वो उनकी बातों का जवाब दे देती थी। वो तीनों इस वक्त बेखबर थी कि दूर कोई उन पे नजर रखे हुए था। आने वाला वक्त उन्हें बताने वाला था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी, जिसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ना था। ड्रग्स की सप्लाई करना हो, या गैर कानूनी हथियार खरीदने हो, या फिर किसी की जान लेनी हो, मॉल्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। और एक शॉपिंग मॉल में तो ये तीनों चीजें होती हैं, जहाँ की सिक्योरिटी भी आसान होती है। लालची लोग। सिक्योरिटी आसान होगी तो उनको ज्यादा बेवकूफ लोग मिलेंगे जो यहाँ शॉपिंग, खाना खाने या एंजॉय करने आते हैं। वो इस वक्त यहाँ कुछ ऐसे ही काम के लिए था। हाशिर से वो बहुत पैसा ले चुका था और मजीद पैसे के लिए उसे हाशिर के बाप को जेल से बाहर निकालना था। और हाशिर जैसे पागल इंसान के लिए उसे वो लड़की भी चारे की तरह उसके आगे डालनी थी। साला पागल हो गया है। वो लड़की लड़की ना हो गई, कोई सुपारी होगी जो वो कहेगा तो मुंह में चली जाएगी। दिलावर इस वक्त शॉपिंग मॉल में एक बैग कंधे पे डाले एक्सीलेटर पे था। इर्द गिर्द लड़कियों को देखता वो नए शिकार ढूंढना चाहता था। हमेशा लड़कियां इसी तरह से तो स्मगल की जाती थी। खूबसूरत लड़कियां, कम उम्र लड़कियां ही तो टारगेट थी।
फर्स्ट फ्लोर पे कदम रखते ही उसे वो नजर आई, एक औरत के साथ। कितनी देर तो वो उसे खड़ा देखता रहा, सियाह दुपट्टे के हाले में, चमकता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बारीक नाक, गुलाबी गुदाज लब, उसके सरापे में नजाकत थी और बस। तो ये है वो लड़की, ये तो तस्वीर से भी ज्यादा हसीन लगती है। सारा हाशर क्यों इसके पीछे पड़ा है, अब समझ आया। ये चीज तो कोई भी देखने के बाद हासिल करने को तैयार हो जाए। वो तेज कदमों से चलता उसकी जानिब बढ़ा। उस उसके साथ की औरत किसी और से मिल रही थी, वो अकेली खड़ी थी। वो उससे टकराया और वो एकदम से डरी थी, लेकिन कुछ लम्हों बाद संभल गई थी। वो दूर खड़ा उसे दो औरतों के साथ जाता देख सकता था। वो जानता था उसे अब क्या करना है। हेलो, फोन कान से लगाए वो बोला था। तुम्हें अपना वादा याद है ना? अगर मैं तुम्हें वो लड़की दूं तो तुम मुझे सब कुछ दोगे। अगर नहीं याद तो वो लड़की मेरी होगी, 2000 घंटों के लिए। उसके बाद तुम रखो या वापस आर्यन। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा था कि वो कह कहाँ लगाता हंसा था। इतनी बेताबी, सबर करो जरा। वो लड़की मेरी आंखों के सामने ही है। वादे पे कायम हो तो उसे सही सलामत तुम्हें दे दूंगा, वरना अपनी कीमत में दूसरे तरीके से वसूल कर लूंगा। हाशिर की बात सुनता वो कह कहाँ लगाता बोला था, ठीक है, आधे घंटे में 20 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, लड़की तुझे तेरे फ्लैट पे मिल जाएगी। दिलावर फूड कोर्ट में बैठी जरीन पे नजरें जमाए अपने लफ्ज चबा चबा कर कह रहा था। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था कि वो क्या कहा लगाता किसी गाने की धुन पे सीटी मारता, बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देता फूड कोर्ट में दाखिल हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? आर्यन से जुदाई शायद जरीन को बहुत महंगी पड़ने वाली थी।